वेलकम टू शिवा टेल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ सियान वांग सुनने को मिलेगा। होप यू ऑल गोना लाइक इट। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट वन शॉट, माई रूथलेस एंजल। एक बात बता दो, ये एक ओमेगा वर्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जहाँ पर पूरी दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन वहाँ पर मैं बंद हूँ एक केज पर, जो कि बाहर वालों की नज़रों में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उन लोगों को क्या पता, यहाँ पर रखा जाता है ताकि मेरी आवाज़ को दबा सके, उसके अलावा पूरी दुनिया से मेरी अस्तित्व को छुपा सके। इसके चलते सिर्फ और सिर्फ मेरी दुनिया में है ढेर सारी नॉइजेस, फेरामोन्स एंड टच, बिकॉज आई एम ब्लाइंड। और मेरा नाम है लानवांग जी। मैं लान कॉरपोरेशन का छोटा ओमेगा बेटा हूँ, जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। लेकिन आज कुछ अलग हुआ मेरे साथ, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैं पहली बार एक पब्लिक इवेंट अटेंड करने के लिए जाने वाला हूँ, और वो भी एक एक्विजिशन पार्टी जो कंट्री का सबसे ज़्यादा रिच अल्फा द ओविशियन ने कंडक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने आज हमारे लैंड कॉरपोरेशन को आकर किया है, जिसका ये सेलिब्रेशन पार्टी है। इतना आयरनी है, मैं खुद ही हमारे कंपनी का एक्विजिशन पार्टी में जा रहा हूँ पहली बार। तभी अचानक से मैसेज लानी का आवाज़ सुनाई देता है, जो कि लानोंग जी को और देखकर कह रहे थे कि तुम तैयार हो गए, चलो मुझे मेरा हाथ पकड़ो। जो बात सुनने के बाद मैंने चुपचाप अपने मॉम का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया, जहाँ पर रास्ते में मॉम ने मुझे पब्लिक पार्टी में कैसे बिहेव किया जाता है उसके बारे में बताया, जैसे कि उन्हें मालूम नहीं है कि मुझे इस बारे में पहले से पता है। और जितना उनका फेरामोन से पता चल रहा है कि उतना मुझे पता है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा टेंस में है। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं पार्टी के हॉल में, तब मुझे पता चल रहा था कि सभी लोग मुझे ही देख रहे थे, क्योंकि बाय द वे जब मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाकी सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे उनका गेज महसूस हो रहा है। इसके अलावा एक जगह पर इतने सारे अल्फाज एंड ओमेगास के साथ साथ उनका फेरामस और उनकी बातें ब्लेंड होने के चलते मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी बिना कंपोज किए अपने मॉम के बगल में खड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे लोगों की बातों को सुनाई देता है, जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा होकर ये कह रहे थे कि मेरा ज़िंदगी कितना ज़्यादा पिटीफुल है, क्योंकि जबकि मैं एक रिच फैमिली में बॉर्न हुआ, लेकिन एक ब्लाइंड बच्चा जिसे दुनिया के सामने लाने में उन लोगों को शर्म आती है। और अब तो मेरा फैमिली बैंकरप्ट भी हो चुका है। जो बातें मुझे मेरे अनकंफर्टेबलनेस के पीक पर पहुंचाने के लिए काफ़ी थे, इसीलिए उसके बाद मैंने अपने मॉम से यहाँ से बाहर जाने का परमिशन मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का साइलेंट प्लेस प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जगह है एक कॉरपोरेशन का रूफटॉप। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से निकल आता हूँ जब मेरी मॉम अपने कुछ बिजनेस फ्रेंड से बातें करने में बिजी हो जाती हैं। तभी मैं अपनी कैन की मदद से उस हॉल से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा लीड लानवांग जी जब बाहर आ जाता है तो वो एक जोर का सांस लेता है, जैसे कि अंदर उसे सफोकेशन हो रहा था। तभी वो अपनी कैन की मदद से और अपने हाथों की मदद से पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और ढूंढने लगता है वो पीसफुल जगह, जहाँ पर वो थोड़ी देर आराम से बैठ सके और अपना अकेला टाइम को एंजॉय कर सके। तभी अचानक से उसका हाथ डोर के लॉक पर आता है, जिसके चलते वो डोर का लॉक खुल गया था, जिसे देखकर विंग अंदर झांककर
अंदर आने का परमिशन मांगता है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरह का आवाज़ सुनाई नहीं देता। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो कमरे में कोई नहीं है। इसके बाद वो अंदर चला आता है। तभी अचानक से उसे ये एहसास होता है, ये जो रूम है वो बहुत ही आलीशान है, क्योंकि इसका जो कारपेट है उस कारपेट में उसके कैन का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थिक था। तभी वो उस रूम के सेंटर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एहसास होता है कि उसके सामने एक टेबल है जो कि पूरी तरह से कांच से बना है, और उसके पास ही एक लेदर का चेयर रखा है जिसका स्मेल वो एहसास कर सकता है। तभी वो धीरे से जाकर वो लेदर वाले चेयर के ऊपर बैठकर अपने आंखें बंद करके रिलैक्स होने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे अचानक से एक डोमिनेटिंग अल्फा का फेरामोन महसूस होता है, जिसे जब हमारा वांगजी स्मेल करता है तो वो फ्लिंच कर जाता है। और तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ हिट होता है जो ऐसा कह रहा था कि तुम मेरे ऑफिस कमरे में क्या कर रहे हो। जो बात सुनने के बाद वांगजी बिना मुड़े खड़े होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है वो नॉइस से। जिस बात को सुनकर वो अल्फा वांगजी के पास खड़ा होते हुए कहता है, कहाँ के नॉइस के बारे में बात कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वांगजी जवाब देता है कि मैं एक्वाजिशन पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस बात को सुनकर वो अल्फा कहता है, और तुम्हारा परिचय। इस बात को सुनकर वांगजी अपना सर को उस अल्फा की ओर करते हुए कहता है, मेरा नाम लान वांगजी है, मैं लान कॉरपोरेशन का छोटा ओमेगा बेटा हूँ। जिस बात को सुनकर वो सामने वाला इंसान कहता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा कंपनी को एक्वायर किया तब तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि उनके पास एक छोटा ओमेगा बेटा भी है। जिस बात को जब वांगजी सुनता है तो वो स्टन्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो अल्फ़ा खड़ा है वो रूथलेस अल्फ़ा है, जिसके बारे में पूरा कंट्री जानता है कि वो अपने आसपास किसी भी ओमेगा को पसंद नहीं करता। और जब बात अपने बिजनेस की है, वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। जो एहसास होते ही वांगजी वो करते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कैबिन है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा कहते हुए वो अपने बगल में रखा गया कैन को अपने हाथ में पकड़ता है, जिसे जब ओइंग देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। तभी अचानक से उसके मुंह से निकल आता है, क्या तुम ब्लाइंड हो। जिसे सुनकर वांगजी कहता है कि आज पहली बार मुझे किसी ने क्यूरियोसिटी के साथ इस बारे में पूछा है, ना कि किसी भी तरह का पिटीफुल तरीके से। जो बात को जब उइंग सुनता है, ऐसा लगता है कि उसका जो लोटस का फेरोमोन है वो सबटन हो जाता है, जिस चीज़ को वांगजी भी महसूस कर पाता है। और तभी वांगजी जवाब देता है, हाँ, मैं जब पैदा हुआ था तब मैं ब्लाइंड नहीं था, लेकिन उसके एक्सीडेंट के चलते मैं ब्लाइंड हो गया। इसलिए किसी को मुझे देखने के बाद पता नहीं चलता कि मैं ब्लाइंड हूँ। जो बात सुनकर उइंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी अचानक से वांगजी कहता है, सर, मैं यहाँ से अभी जाता हूँ, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने कैन की मदद से दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी जब वो दरवाजे के आसपास ही पहुँचने वाला था, तभी उइंग उसे वहाँ पर रोक देता है, जिसका ऐसा कमांडिंग वॉइस सुनकर वांगजी फ्लिंच कर जाता है और उसके हाथ से उसका कैन भी छूट जाता है नीचे। जिसे जब उइंग देखता है तो वो भागकर जाकर उसके हाथों में उसका कैन को पकड़ाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम घबरा जाओ। मैं बस ये चाहता था कि तुम ये रूम को यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें शांति चाहिए। जो बात जब वांगजी सुनता है तो वो उसका फेस लाइटन अप हो जाता है और कहता है, थैंक यू सर। तभी विंग उसके हाथों को पकड़कर उसे ले जाकर वहीं पर बैठा देता है जहाँ पर वो पहले बैठा हुआ था।
और उसे एक ग्लास ऑफ वाटर पकड़ा देता है ताकि वो पी सके और रिलैक्स हो सके। जिसके बाद वांग जी वो ग्लास का पानी उइंग के हाथों से लेकर पी लेता है। बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से उइंग वांग जी की ओर देखकर कहता है, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें वो पार्टी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा और फेक भी, ऐसा क्यों था? इसे सुनकर वांग जी अपने मन में सोचने लगता है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसके ओपिनियन के बारे में पूछा है, क्योंकि इससे पहले जो भी इंसान उसे मिलता था वो सिर्फ उसका पिटीफुल लाइफ के बारे में जानना चाहता था और वो कैसे इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। तभी अचानक से वांग जी कहना शुरू कर देता है, मुझे ऐसा लगा कि सभी लोग जो भी वहाँ पर थे वो फेक थे और वो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को प्लीज़ करने के साथ साथ एक दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अलावा उनका स्मेल, जिसे सुनकर उइंग कहता है, स्मेल? तुम्हें किस किस तरह का स्मेल हुआ? जिसे वांग जी जब सुनता है तो वो कहता है, वहाँ पर ढेर सारे लोग थे लेकिन मैं ओवरऑली ये बता सकता हूँ कि उनमें से ग्रीड, लस्ट और सैडनेस जैसे इमोशन फील हो रहे थे। जिस बात को सुनने के बाद अचानक से ठहाके मारकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें आपकी किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है लोगों का रियलिटी जानने के लिए, तुम्हारा सेंसेस ही काफ़ी है। तो तुम एंजॉय करो क्योंकि तुम्हें इस बिल्डिंग का सबसे शांत जगह ढूंढ लिया है। ऐसा कहकर वो उस टेबल से थोड़ी दूर चला जाता है जिसका आवाज़ वांग जी सुन पा रहा था। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके सामने एक फुल ऑफ वाइन रखा गया है जिसका स्मेल वो महसूस कर पा रहा था। जिसे देखकर वांग जी को कुछ अनकंफर्टेबल सा एहसास होता है और वो ट्रेम्बल करने लगता है। जो चीज़ उइंग नोटिस करता है तो उसे उस बारे में जब पूछता है, वांग जी कहता है कि क्योंकि मैं किसी भी तरह कंपेनियन का यूज टू नहीं हूँ और खास करके वो इंसान जिसने मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तभी अचानक से मुझे ये एहसास होता है कि मेरे सामने एक प्लेट रखा गया है जिसमें टेस्टी स्ट्रॉबेरी केक था जिसका स्मेल मुझे इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था कि ऐसा कि वो मुझे अपने और बुला रहा है। तभी अचानक से उइंग उसके बगल वाले चेयर में बैठकर उसकी ओर देखकर कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे सामने क्या रखा गया है? जिसे सुनने के बाद वांग जी कहने लगता है कि मेरे सामने प्लेट पर तुमने स्ट्रॉबेरी केक के पीसेस रखे हैं और उसके अलावा रेड वाइन। जिस बात को सुनकर उइंग अमेज्ड हो जाता है। इस चीज़ को वांग जी जब एहसास करता है तो वो कहता है, मेरा स्मेलिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनकर उइंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे सेंसेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है सिवाय वो सेंस जिसके ऊपर ज़्यादातर दूसरे इंसान रिलाई करते हैं। जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। जिस बात को जब वांग जी सुनता है तो बोलता है कि ज़्यादातर लोगों को मेरी ये सारी चीज़ें पिटीफुल, ट्रैजिक लगता है, लेकिन कभी भी किसी ने इसे फैसिनेटिंग नहीं कहा है और तुम मेरे ऊपर इतना काइंड क्यों हो रहे हो? जो बात उइंग सुनने के बाद वो रूम में थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। जिसके बाद उइंग कहता है कि मैंने जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा जेन्युइन पर्सन तुम थे और क्योंकि बाकी सभी लोग मुझे उनका जो कंस्ट्रक्टिव इमेज है उससे मेरे सामने पोर्ट्रेट कर रहे थे और वो सिर्फ मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं रिच हूँ। जो बात सुनकर वांग जी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी उइंग कहता है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में के पास तुम्हारे लिए पानी का ग्लास रखा है, ना कि रेड वाइन, वो मेरे लिए है। और तुम्हारे ठीक सामने केक का प्लेट रखा गया है जिसे तुम अभी एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद वांग जी वो केक को खुशी से खाना लगता है और तभी हमें दिखाते हैं दूसरी तरफ उइंग रेड वाइन को पीते हुए अपना काम कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जी अपने मन में सोच रहा था कि कितना अजीब चीज़ है,
लोगों को लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि जिस इंसान को सभी लोग रूथलेस कहते हैं और जिस इंसान ने मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया है, वो मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान है और उसके अलावा जिनका प्रेजेंस मुझे सेफ कर पा रहा है। तभी वांग जी के मुंह से अचानक से निकल जाता है, थैंक यू मिस्टर वे। जिस बात को सुनकर उसके ओर देख कर कहता है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो और तुम्हारा वेलकम। जो बात सुनकर वांग जी के पेट में तितली उड़ने लगता है और ये पहली बार था कि कोई उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़्यादातर पीसफुल होता है, लेकिन आज वो पूरी तरह से केओस से भरा है। तब मैं अपने बेडरूम में सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक से अपने डोर में अपने मॉम का आवाज़ सुनाई देता है जो मुझे उठा रही थी और कह रही थी, बेटा उठो। और उनका आवाज़ सुनकर मैं भी अपने नींद से उठ जाता हूँ और जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। तभी मम रूम के अंदर आकर मेरी ओर देखकर कहते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तभी मिसेस लानी कहती हैं, तो तुम्हारे लिए वो मिस्टर वे क्यों आए हैं। जो बात सुनकर मेरा जो नींद वो बाकी था वो पूरी तरह से खुल जाता है और मेरे हाथों से स्वेट निकलने लगता है। तभी हमें अचानक से आ जाता है मिसेस लानी बिना और कोई बात की के हाथ को पकड़ कर से लिविंग हॉल की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद अंजी ये एहसास कर पा रहा था कि उसके डैड कितने टेंस में है, क्योंकि उनका फेरोमोन बिल्कुल भी इनबैलेंस हुआ पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जिसका फेरोमोन पूरी तरह से काम था। तभी अचानक से मिस्टर लांजीरन कहते हैं, मिस्टर वे अब आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तभी मैं सिर्फ आपके बेटे को उसका चीज़ लौटाने के लिए आया था जो उसने कल मेरे ऑफिस में छोड़ दिया था। ऐसा कहकर वो टेबल के ऊपर एक लॉकेट को रखता है जो कि वांग जी का था, जिसे वो अपने गले में से कभी नहीं उतारता था, क्योंकि वो उसके ग्रैंड मॉम का इकलौता आखिरी निशानी था जो उसके लिए था। जिसे देखकर मिसेस लान कहती हैं, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, मेरे बेटे की वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा। जिसे सुनकर उन कहता है, मेंशन नॉट, क्योंकि मुझे इसके अलावा थोड़ी देर के लिए लानोंग जी से अकेले में बात करना है। जिस बात को सुनकर तुरंत ही लांचीरन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका परमिशन मैं कभी भी नहीं दूंगा। जिस बात को सुनकर विंग अपना टोन को बिना चेंज किए सिर्फ अपने अथॉरिटेटिव वॉइस में कहता है कि लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए उससे बात करना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद कोई कैसे मना कर सकता है, क्योंकि विंग एक ट्रू ब्लड अल्फा था, लेकिन दूसरी तरफ उसका डैड एक नॉर्मल अल्फा थे। जिस चीज़ को देखकर मिसेस लानी कहती हैं, ठीक है मैं आपको 10 मिनट देती हूँ, तब तक आप दोनों जो बात करना चाहे कर सकते हो और तब तक हम लोग डाइनिंग रूम में होंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को उनका इमोशन को छुपाना बिल्कुल भी नहीं आता। जिस बात को सुनकर वांग जी मुस्कुराता कहता है, तुम बिल्कुल सही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग चलकर आकर वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और अचानक से उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथों में एक सिल्वर का लॉकेट रखता है और कहता है, ये लो, ये तुम्हारा है, ये तुमसे बिलोंग करता है। जिसे देखकर वांग जी कहता है, थैंक यू, लेकिन आपको इसे लौटाने के लिए खुद आने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं थी। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन मैं आना चाहता था क्योंकि मुझे तुमसे अपोलॉजी करना है। जिस बात को सुनकर वांग जी शौक होते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, लेकिन किस चीज़ के लिए। तभी विंग कहता है कि जो सिचुएशन है तुम्हारे फैमिली का वो सब कुछ मेरे वजह से है। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन वो जो भी है वो बिजनेस की बात है। जिस चीज़ को इंटरप्ट करते हुए विंग कहता है, लेकिन फिर भी मेरे वजह से कल तुम बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। जिसे सुनकर वांग जी मन में सोचने लगता है, ये रूथलेस अल्फा
वो मुझसे अपोलॉजी कर रहा है वो चीज़ की वजह से जिसमें उसका किसी भी तरह का गलती नहीं है। तभी अचानक से वांग जी उइंग को कहता है कि इसमें तुम्हारे किसी भी तरह का गलती नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे डांट के इनकम्पिटेंट नेचर की वजह से हुआ है। अगर वो बिजनेस में किसी भी तरह का गलत डिसीजन नहीं लेते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तभी उइंग कहता है बट स्टिल मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारा किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट का एक वजह हो। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वांग जी फ्लिंच कर जाता है और कहता है क्या क्या तुमने लंच कहा? इसे सुनकर उइंग कहता है कि मैंने सुना है कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि हर तरह खाने से लेस है। मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जो बात सुनकर जी का ओमेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसली उइंग को सेंस करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि इसके पीछे उइंग का असली मकसद क्या है या फिर वो सच कह रहा है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उइंग ऐसा ऐसा भी इसलिए भी कर सकता है ताकि एक वो फैमिली को नीचा दिखाना चाहता है और वो भी वांग जी को शहर में घुमाने की वजह से। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, बस है उइंग का जेन्युइननेस। लेकिन तभी मेरे मुंह से अचानक से निकलता है लेकिन क्यों तुम मेरे साथ ही क्यों लंच पर जाना चाहते हो? जिस बात को सुनकर उइंग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें जेन्युइनली जानना चाहता हूँ और भी करीब से, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। क्योंकि जो लोग खोकर देख नहीं सकते वो चीज़ तुम बिना आँख के भी देख सकते हो। तुम वो सब कुछ सेंस कर सकते हो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसे होता है। उसका जवाब ऐसा था कि जैसे कि वो मुझसे जेन्युइनली अमेज्ड है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है मेरे बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं उसके सामने इकलौता इंसान हूँ मेरे जैसा। तभी अचानक से उइंग कहता है तुम चुप क्यों हो गए, तुम कुछ बोलो। तभी वांग जी कहता है कि अगर मैं मना कर दूँ? तभी उइंग कहता है कि तो मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलूँगा तुम्हारा टाइम के लिए और यहाँ से चला जाऊँगा। बट आई होप कि तुम हाँ कहोगे। जिस बात को सुनने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है, जिसके बाद वांग जी अचानक से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ लंच पर जाऊंगा। ठीक है, क्या हम कल चलें 1 बजे? मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। जिसे सुनकर वांग जी कहता है ठीक है मैं तब तक तैयार हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे एहसास होता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसका फुटस्टेप मुझे पूरी तरह से सुनाई दे रहा था। फिर अचानक से वो रुक जाता है और कहता है वांग जी क्या तुम्हें पता है यू आर प्राइसलेस। तुम्हारे मॉम डैड को नहीं पता कि जिसे वो वीकनेस समझ रहे हैं वो तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो सब बातें मेरे मन में को की तरह सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि जेन्युइनली लोगों को लगता है कि अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक कर्स है और वो किसी भी तरह का काम के नहीं है। हम लोग हमेशा हर चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन पहली बार किसी ने मुझे प्राइसलेस कहा। ऐसा सोचते हुए लानोंग जी वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से मिसेस लैन वहाँ पर आ जाते हैं। जब उन्हें एलिवेटर का साउंड सुनाई दिया था तभी मिस्टर लैन लानोंग जी की ओर देखकर कहते हैं कि उसे क्या चाहिए और तुमने उसे क्या कहा। जिसे सुनने के बाद वांग जी कामली जवाब देता है कि उसने सिर्फ मुझे मेरा लॉकेट वापस किया और उसने मुझे कल लंच पर जाने के लिए कहा है। जिसे सुनने के बाद लान कहते हैं कि तो तुमने मना कर दिया राइट? जिससे सुनकर वांग जी कहता है नहीं मैंने मना नहीं किया। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लैन गल्फ करते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमारा रेपुटेशन जो बचा कुचा है उसे रुइन करना चाहते हो पूरे शहर में घूमकर, वो भी हमारे राइवल के साथ? सुनकर वांग जी कहता है कि मेरे लिए वो आपका राइवल नहीं मेरा एक शुभ चिंतक है। ऐसा कहते हुए वो उन लोगों का किसी भी तरह का
जवाब ना सुनकर वहाँ से चला जाता है रूम पर। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी तैयार हो रहा था ताकि वो उइंग के पास जा सके। तभी ठीक 1 बजे वांग जी को एक गाड़ी के हॉर्न का आवाज़ सुनाई देता है जो कि उसके घर के नीचे से आ रहा था, जिससे उसे ये एहसास हो जाता है कि उइंग ने अपना ड्राइवर भेज दिया है। जिसके बाद वो अपने कैन को पकड़ता है और रूम के बाहर निकल जाता है। उसे एहसास होता है कि आज सुबह से उसका मॉम ने उसे बात नहीं किया है और अब तक उसके डैड ने खुद को स्टडी रूम पर लॉक कर दिया है। लेकिन फिर भी वांग जी को किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब उइंग का कार वहाँ पर पहुँचता है, जिसे देखकर उइंग जो कि अंदर ही रुका हुआ था और वेट कर रहा था वांग जी के आने का, तो वो भागकर जाकर वांग जी की तरफ का गेट को खोलता है और वहाँ से धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़कर नीचे उतरता है, जिस वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा नया था। एक अल्फा का उसे इतना ज़्यादा पैम्पर करना। वहाँ पर दूसरी तरफ उसे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है जब हमारे सियान वांग एंटर करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तभी वांग जी को एक फेमिलियर सा पीस महसूस होता है जैसे कि उस दिन उइंग के ऑफिस के अंदर था। तभी वांग जी अचानक से उइंग की ओर देखकर कहता है कि क्या तुमने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर दिया है? जिसे सुनकर उइंग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब हम दोनों हमारा लंच करें तभी किसी भी तरह का नॉइज़ हमें बॉदर करे। जिसे सुनकर वांग जी मुस्कुरा देता है और तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब उइंग वांग जी को उसके चेयर के पास पहुंचा देता है तो वो धीरे से वांग जी के लिए चेयर को पुल करता है, जिसे देखकर वांग जी थैंक यू कहकर उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी वेटर आकर उन दोनों को उनके मेन्यू के बारे में पूछने लगते हैं। तभी जिसे देखकर उइंग वेटर को अपने पास बुलाकर उससे खाने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद जब खाना आ जाता है तब वांग जी ये नोटिस करता है कि उइंग उसके लिए सारे चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे कि उसका कलर टिंग स्टाइल। तभी दूसरी तरफ वांग जी खाने की स्मेल से उसके बारे में बता रहा था, जैसे कि उसका इंग्रेडिएंट, उसका मसाले के बारे में, जिससे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस के थ्रू बता रहे थे और डिस्क्राइब कर रहे थे, जो सभी चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बना रहे थे वो खाने के बारे। के बाद जब उन लोगों का खाना ख़त्म हो जाता है तभी वांग जी कहता है कि तुमने सही कहा था, जिससे सुनकर विंग कुछ समझ नहीं पाता। तभी वांग जी उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि तुमने कहा था कि ये खाना मुझे पसंद आएगा और तुमने सही था, ये खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जो बात सुनने के बाद विंग कहता है कि आई एम ग्लैड तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया। और विंग का जो जेन्युइन खुशी था उससे लानवांग जी के वॉइस के थ्रू सुन पा रहा था। तभी अचानक से जब एक वेटर डेजर्ट में एक कोल्ड आइसक्रीम ला रहे थे, जिस चीज़ को दूर से ही वांग जी एहसास कर पाया था, जिसे देखकर विंग कहता है कि तुम दूसरों से ज़्यादा तेज़ी से सेंसेस को महसूस कर पाते हो। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है कि ये मेरा स्टाइल है देखने का। अभी अचानक से वांग जी चुप होकर विंग की ओर देखकर कहता है कि विंग, क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि अब तुम क्या देख पा रहे हो? जिसे सुनने के बाद विंग थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है और तुरंत उसके बाद कहता है कि अभी मैं मेरे सामने एक ओमेगा को देख पा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा काम है अपने घर के कंपैरिजन में, और वो अपने स्ट्रेंथ को अभी तक अच्छे से नहीं जान पाया है। और उसके अलावा एक इंसान जो कि मेरे बातों को सुन रहा है जेन्युइन तरीके से, ना कि किसी भी तरह का सुनने का नाटक कर रहा है, विच इज़ वेरी रेयर टू मी। जो बात सुनकर जी का हार्ट वार्मनेस से भर जाता है, क्योंकि अब विंग उसे बस यूनिक एबिलिटी होल्डर की तरह नहीं, एक इंसान जो कि वो एक्चुअली में है उसे देख पा रहा है। उसके बाद वो दोनों घंटों तक बातें करने लगते हैं। उस बातों में पहली बार वांग जी किसी को बताया कि वो
ब्रेल कैसे सीखा, अपना पढ़ाई कैसे पूरा किया। उसके अलावा उसे कितना ज़्यादा पसंद है ऑडियो बुक्स और म्यूज़िक सुनना, जिसके बदले में विंग अपने हार्डशिप के बारे में बताता है, जो कि वो टेंशन हर रोज़ अपने चारों तरफ महसूस करता है और लोग उसे कैसे एक बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, ना कोई एक इंसान की तरह। बात को सुनकर वांग जी तुरंत ही कहता है, मुझे आज तक नहीं पता है कि एक सीईओ कैसा लगता है, एक बैंक अकाउंट कैसे फील होता है। बस मेरी नज़र में तुम एक इंसान हो जो कि मुझे जेन्युइनली एडमायर करता है। जो बात जब विंग सुनता है तो उसका जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो एक रिलीफ सा साह लेते हुए कहता है, थैंक यू मुझे जेन्युइनली देखने के लिए, वो भी बिना कोई आइस के। और उसके अलावा क्या तुम्हें पता है, जब तुम जितने ऊपर जाओगे तब तुम उतने ही अकेले पड़ जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारा रियल फ्रेंड्स, रियल फैमिली कहने के लिए कोई नहीं होगा। जो सब कुछ बातें करने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के बारे में एक चीज़ रियलाइज़ होता है और वो है कि वो दोनों ही केस के अंदर रह रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि उन दोनों का केस किस चीज़ से बना है। के बाद अचानक से विंग वांग जी की ओर देखकर कहता है, लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में वो को अच्छे से पता ही नहीं है। जिसके बाद हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों के बीच जो था वो चेंज हो गया है और जो अब हम दोनों के बीच में है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते ही जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बहुत बार लंच में मिलते हैं, खास करके उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। और कभी कभी अगर उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है तो वो लानवांग जी को अपने ऑफिस में बुला लेता है और वहाँ पर पीसफुल प्लेस पर बैठकर वो अपना खाना खाते हैं, घंटों घंटों तक बातें करते हैं। उसके अलावा वो कभी कभी प्राइवेट कॉन्सर्ट भी अटेंड करने के लिए जाते हैं, जो कि सबसे फेवरेट है वांग जी का। इसके अलावा वो कभी कभी विंग के घर पर बने गए ग्रीन हाउस पर भी जाते हैं, जहाँ पर लानवांग जी को फ्रेश एयर पर सांसें लेना और फ्लावर्स के साथ खेलना पसंद है। इसके चलते हमारे विंग के चारों तरफ जो एक थिक वॉल बना था स्ट्रिक्टनेस एंड फोकस का, वो धीरे धीरे गिरने लगता है। खास करके जब वो वांग जी के अराउंड होता है तब वो और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और वो उसी वक्त को एंजॉय करता है। जबकि दूसरी तरफ लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा है, क्योंकि अब वो खुद को एक अर्थफुल इंसान की तरह देखने लगा है। बट हमें दिखाया जाता है जिस चीज़ से लान फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी अचानक से मिस्टर एंड मिसेस लान वांग जी के कमरे में आकर उसकी ओर घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे हमें बता सकते हो वो तुम्हें ऐसा क्या ऑफर कर रहा है कि तुम अपना ज़्यादातर समय उसके साथ बिता रहे हो, खास करके जबकि तुम्हें पता है कि वो हमारा दुश्मन है। बात सुनकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काम वाले वॉइस में उन लोगों की और फेस करते हुए कहता है कि उसने मुझे किसी भी चीज़ का प्रॉमिस नहीं किया है, वो सिर्फ मुझसे बातें करता है जैसे कि आप लोग कभी नहीं करते। और उसके अलावा उसने मुझे वो वॉल दिखाया है जिस वॉल का मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तभी अचानक से वांग जी की बातों को इंटरप्ट करते हुए मिसेस लान कहती हैं कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है ताकि वो हमें ह्यूमिलेट कर सके पूरे सिटी में घुमाकर। जो बात सुनकर वांग जी कहते हैं, रियली आपको ऐसा लगता है, या फिर वो इंसान है जिसने मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करता है, ना कोई एक डिफेक्ट पीस की तरह। जो बात सुनकर वो दोनों भी चुप हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन विंग वांग जी को अपने पेंट हाउस पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो रहता है और उसे दिखाता है कि उसने उसके लिए जो रूम प्रिपेयर किया है, जिसके सराउंडिंग को जब वांग जी इनहेल करता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि ये उसका घर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे ज़्यादा वार्म एंड कोजी है। इसके बाद वो उसे उस घर के हर चीज़ को उसके हाथों से टच करवा कर फील करवा रहा था,
जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वांग जी। अभी अचानक से उइंग कहता है, मुझे याद है तुमने कैसे कहा था कि टेक्सचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो अपने टच के थ्रू, इसीलिए मैंने तुम्हारे रूम में हर चीज़ को तुम्हारे महसूस करने के चलते बनाया है। तुम्हें कैसा लगा? जो बात सुनकर वांग जी के आंखों से आंसू आने लगता है, जिसे देखकर उइंग धीरे से जेंटली उसके आंखों से आंसू को पोंछकर उसे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अब हमारे पास बहुत टाइम है। मैं ये सारी चीज़ों को तुम्हारे चॉइस के मुताबिक चेंज करवा दूंगा। जिस चीज़ को मना करते हुए उइंग कहता है, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, बस मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें हैं क्योंकि कभी कोई मेरे लिए किया होगा। जो बात सुनकर उइंग भी खुश हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी धीरे से उइंग के हार्ट के ऊपर अपने हाथ को रखकर उइंग के हार्ट बीट को फील करता है और उसके ओर मुड़कर कहता है, थैंक यू। जिसे सुनकर उइंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किसी और तरीके से भी थैंक यू बोल सकते हो? जो बात सुनकर वांग जी का कान पूरी तरह से रेड हो जाता है और तभी उइंग धीरे से वांग जी के चिन को पकड़कर उसे जेंटली किस करने लगता है, जिस चीज़ से वांग जी ये एहसास कर पा रहा था कि उसके ओमेगा को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा उन दोनों के बीच का किस ऐसा था कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से किंग किस को ब्रेक करते हुए धीरे से अपने चिन को वांग जी के माथे के ऊपर रख कर कहता है कि रुक जाओ, तुम वहाँ पर वापस मत जाओ। जो बात सुनकर वांग जी को ऐसा लगता है कि कोई उसे कमांड नहीं, ये प्लीड कर रहा है कि वो अपने सही जगह पर ठहर जाए, जिसके जवाब में लानांग जी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और एक जोर का सांसें लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने पहली बार एक एक्चुअल घर का एहसास किया है। जिसे सुनकर विंग करता है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग हॉलीडेज़ में हमारे पेरेंट्स के घर जाएंगे जहाँ पर वो डेथ होने से पहले रहते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे शियानवांग एक दूसरे के साथ रहने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे के पास ऐसे चीज़ें पता चलती है जो कि बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे कि वांग जी को पता है कि विंग जब बहुत ही ज़्यादा थक जाता है तो वो स्नोरिंग करता है। उसके अलावा हमारा प्यारा वांग जी विंग के फुट स्टेप से बता सकता है कि उसका अभी मूड कैसा है। और उस चीज़ से सबसे ज़्यादा उलट ये है कि जबकि हमारे विंग को बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद है लेकिन उसको कभी भी कॉफ़ी बनाना नहीं आया। और दूसरी तरफ विंग को ये पता चला है कि वांग जी को हमेशा हर चीज़ सही जगह पर चाहिए। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, खास करके वार्डरोब की। उसके अलावा वांग जी को सुनते हुए हमिंग करना और उस रिदम के साथ अपने पैरों को थिरकाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकता। वैसे ही उन दोनों का एक साथ रहने के बारे में पूरे बिजनेस सर्कल को पता चल गया था, जिसके वजह से सभी लोग उन दोनों के पीठ पीछे इस बारे में बातें करते थे, जिसका इफेक्ट विंग के बिजनेस के ऊपर भी पड़ता है क्योंकि उसके बोर्ड मेंबर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनका सीईओ एक ब्लाइंड पर्सन को अपना पार्टनर बनाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि लानवांग जी विंग का सबसे बड़ा वीकनेस बन गया है और बिजनेस में वीकनेस की कोई जगह नहीं है। जबकि उन्हें पता है कि मेरा ओपिनियन विंग के डिसीजन को इफेक्ट करता है। लेकिन अचानक से एक दिन विंग बहुत ही ज़्यादा थका हारा घर वापस आता है, जिस चीज़ को जब वांग जी देखता है तो वो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि ऑफिस में ऐसा क्या हुआ कि का रुथलेस अल्फा इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया। जिस बात को सुनने के बाद विंग कहता है कि मैं अभी एक बिजनेस को एक्वायर करना चाहता हूँ, वो एक टेक कंपनी है, लेकिन जब भी हम लोग वो नेगोशिएशन के एंड में पहुंचते हैं वो सीईओ अचानक से क्लॉज को चेंज कर देता है,
जिस चीज़ को जब वांगजी सुनता है वो फ्लिंच करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली में वो कैसा होता है? जिस चीज़ को सुनकर उइंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वांगजी कहता है, मैंने कहा कि जब तुम उसके सराउंडिंग में होते हो तो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें महसूस होता है। जिस चीज़ को सुनने के बाद विन कुछ याद करते हुए कहता है कि जब भी वो बात करता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जिससे सुनकर वांगजी कहता है फेक कॉन्फिडेंट। तभी विंग कहता है क्या मतलब है। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी कहता है कि तुम्हें याद नहीं है जो लोग पार्टी में आते हैं वो कैसे एक मास्क ओढ़ कर आते हैं। जिस चीज़ को सुनकर विंग समझ जाता है कि वांगजी क्या कहना चाह रहा है। तभी विंग कहता है कि लेकिन जब मैं उसके हैंड को शेक करता हूँ तो उसके हाथों में बहुत ही ज़्यादा स्वेट होता है। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी कहता है ऐसा लग रहा है कि वो अपने इन्वेंशन के पीछे भी कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा डार्क में छुपा हुआ है जो कि वो नहीं चाहता कि तुम उसके बारे में जानो, जिसके वजह से उनका जो ये मर्जर है वो इफेक्टेड हो। जिस बात को सुनने के बाद विंग वांगजी के इंट्यूशन पर काम करता है और अपने सारे लोगों को लगा देता है कि उस कंपनी के पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए, खास करके उसके डेप्थ वगैरह के बारे में। जिस चीज़ को सुनने के बाद उसके लोग भी काम करने में लग जाते हैं, जिसमें 2 दिन लग जाता है और उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि उनका जो उस कंपनी का इन्वेंशन है वो सही है, लेकिन उसके अलावा उसका जो शेयर्स के बारे में वो शीट में दिखा रहे हैं वो सभी कुछ गलत है, क्योंकि वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। जिस चीज़ को जब विंग सुनता है तो वो भागकर आकर वांगजी को गले लगाते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो, तुम्हें पता है। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी कहता है, वो तो मुझे मालूम है, कुछ नया बताओ। तभी विंग वांगजी के माथे को किस करते हुए कहता है कि मेरे लोगों को पता चल गया है कि इंसान का कंपनी जो वैल्यू हमें मांग रहा है उसके मर्जर की वजह से वो उसके वर्थ के बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि वो पूरी तरह से कर्ज से डूबा हुआ है। जो बात सुनकर वांगजी कहता है, अब तुम खुश हो ना। जिस चीज़ से विंग कहता है, क्यों, मैं खुश नहीं हो सकता। तभी वांगजी कहता है, वही तो मुझे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तभी विंग अचानक से एक डिसीजन लेता है और वांगजी की ओर देखकर कहता है कि कल 10 बजे पूरी तरह से फॉर्मल्स में रेडी रहना। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन क्यों। तभी विंग कहता है कि क्योंकि कल तुम मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में जा रहे हो, क्योंकि कल ही वो लोग आ रहे हैं मर्जर के बारे में बातें करने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग पूरी तरह से ब्लैक सूट से रेडी हुआ था। दूसरी तरफ उसका पार्टनर यानी कि लानोंग जी एक ब्लू टक्सीडो में तैयार हुआ था और जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जिसके बाद वो दोनों शार्प 10 o'clock उस मीटिंग रूम में एंटर करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग स्टंट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि कभी भी लानवांग जी को विंग अपने ऑफिस में लेकर आएगा, वो भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में। तभी सभी के गेस को इग्नोर करते हुए विंग चुपचाप वांगजी को अपने बगल वाले चेयर पर बिठाता है और उसके बाद हेड चेयर पर बैठते हुए वेंजुली की ओर देखकर कहता है, मिस्टर वेन, अब आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। जो बात सुनने के बाद वो जाकर फुल्ली कॉन्फिडेंट से अपना प्रेजेंटेशन देता है, जिस चीज़ को सभी लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा वांगजी उस कॉन्फिडेंट के पीछे जो नर्वसनेस है और उसके साथ साथ जो झूठ है उसे महसूस कर पा रहा था। भी जब उनका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है तो सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन तभी लानवांग जी सभी लोग साइलेंट होने के बाद उसके सामने देखते हुए कहता है कि नाइस प्रेजेंटेशन मिस्टर वेन, लेकिन जो भी दिखाया वो सभी कुछ फ्रिक्शन है। ऐसा कहकर वो सबके सामने एक फाइल को स्लाइड कर देता है जिसमें सारे एविडेंस छुपे हुए थे, जो कि इन कॉरपोरेशन के जितने सारे डेप थे उसके बारे में बताया गया था। तभी अचानक से मिस्टर वेन अपने वॉइस को रेस करते हुए और टॉन मारते हुए
विंग की ओर देखकर कहते हैं कि अब तुम इस तुम्हारे न्यू टॉय से कंसल्टेंसी ले रहे हो, और ख़ास करके जबकि तुम्हारे पास कंट्री का बेस्ट कंसल्टेंसी ग्रुप है। क्या अब वो सभी लोग कैपेबल नहीं रहे कि तुम्हारा इतना बुरा वक्त आ गया है कि तुम अपने टॉय ब्लाइंड ओमेगा की बातों को सुन रहे हो? जो बात सुनने के बाद विंग का गुस्से का लेवल जब बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, उसका अपने फेरामोन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और वो अपना फेरामोन्स को रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, क्योंकि विंग एक ट्रू ब्लड अल्फा था। अभी चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट होती उससे पहले ही लानवांग जी अपने हाथों को विंग के हाथों पर रखता है, जिसके चलते विंग का फेरामोन धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आने लगता है, जिसके बाद वांग जी अचानक से खड़े हो जाता है, जिस चीज़ से सभी लोग पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं और भी लोग क्यूरियसली वांग जी की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि ये इतना बड़ा इंसल्ट होने के बाद वांग जी उसके रिप्लाई में क्या कहेगा। तभी वांग जी वेंजुलू की ओर फेस करते हुए कहता है, यू आर राइट सर, मैं आपको देख नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं जो महसूस कर सकता हूँ वो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा सिर्फ देखने का सेंस गायब हुआ है, लेकिन बाकी सारे सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके वजह से मुझे पहले से ही मालूम है कि आप जितना ऊपर ऊपर अपना कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, उतना कॉन्फिडेंट आप अंदर नहीं हो, क्योंकि आपका फेरामोन वो नर्वसनेस को शो कर रहा है और उसके अलावा आप स्वेट भी कर रहे हो। जो बात सुनने के बाद सभी लोग वेंजुलू की ओर देखकर उसे स्कैन करने लगते हैं और सभी लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि वांग जी ने जो कहा वो सब कुछ सही था। इसके बाद वो मर्जर वन कंपनी के साथ तय किया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया, जिसके चलते लान कॉरपोरेशन भी बच गया। जो सारे चीज़ों को देखने के बाद सारे बोर्ड मेंबर्स का नज़रिया वांग जी के ऊपर चेंज हो जाता है और तभी हमें दिखाते हैं वो कोने में बैठकर जब लान चिरन ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना बड़ा जेम को खो दिया है, वो भी अपने बेवकूफ़ी की वजह से। उसके बाद हमारे शियानवांग जाने से पहले सभी की ओर देखकर कहते हैं कि और बाय द वे गाइस, मेरी क्रिसमस, आप सभी का आने वाला नया साल अच्छे से बीते, क्योंकि आज से मैं हॉलीडेज़ पर जा रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ। ऐसा कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वांग जी को लेकर विंग अपने ऑफिस में पहुँचता है तो वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, तुम हॉलीडे पर जा रहे हो, वो भी मेरे साथ? जिसे सुनकर विंग कहता है कि ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट था। जिसे सुनने के बाद वांग जी कहता है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तभी विंग कहता है कि ये एक सरप्राइज है, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी का हाथ को पकड़कर ऑफिस कैबिन के विंडो के पास चला जाता है, जहाँ पर एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री सजा हुआ था, जिसका स्मेल हमारे वांग जी को जब आता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम क्रिसमस ट्री के बारे में बोल रहे हो? जिसे सुनकर विंग कहता है, वो तो है, लेकिन वो बात मैं तुमसे कभी करना नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए पहले वो धीरे से वांग जी का हाथ को पकड़कर अपने जेब के अंदर डाल देता है। इससे एहसास करने के बाद वांग जी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? अचानक से उसका हाथ एक वेलवेट बॉक्स के ऊपर पड़ता है, जिसे महसूस करने के बाद वो स्टंट हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तभी विंग वांग जी के हाथों से वो बॉक्स को बाहर निकालते हुए उसके और करते हुए कहता है, तो शायद तुम्हें अभी पता चल गया होगा कि मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ऑफिशियली पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जो बात सुनकर वांग जी कहता है, क्या तुम सच में तैयार हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो पार्टनर होने वाला है वो तुम्हें देख नहीं पाएगा, तुम्हें अडोर नहीं कर पाएगा, और जब भीड़ हो जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हारा सहारा लेगा। वांग जी के ऐसे फालतू की बातों को सुनकर विंग गुस्से में उसे अपनी ओर खींचकर गले लगाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे अब तक समझ नहीं पाए हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है कि मेरा पार्टनर मुझे इस तरह से देखता है और कितना ज़्यादा अडोर करता है।
जो बात जब वांग जी के कानों में पड़ता है उसके बाद उसके दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और उसके चलते विंग का सूट वो पूरी तरह से गीला हो जाता है। तभी जो चीज़ विंग एहसास करने के बाद उसके दोनों चिक को पकड़कर कहता है, तुम अब बच्चों की तरह रोना बंद करो और जल्दी बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग के गालों को पकड़कर धीरे से उसकी ओर झुकने लगता है। तभी वो दोनों एक दूसरे पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है विंग को एक कॉल रिसीव होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही वांग जी के हाथों को पकड़कर नीचे चला जाता है। तभी वांग जी उसे पूछता ही रह जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी विंग कहता है, तुम अपने असली सरप्राइज के बारे में शायद भूल गए हो। जिसे सुन वांग जी कहता है कि इसका मतलब हम लोग कंट्री से बाहर जा रहे हैं। जिस बात को जब विंग वांग जी के मुँह से सुनता है तो वो देखकर कहता है कि स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, इस चीज़ ने तो तुम्हारा मुझे कायल किया है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के नाक को खींच लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे पेरेसियन वांग विंग के चार्टर्ड प्लेन से रोम चले जाते हैं, जो कि वांग जी का फेवरेट डेस्टिनेशन है घूमने में। जिसके बाद वो रोम पर ढेर सारी जगहों पे घूमते हैं और अपना पूरा हॉलीडे टाइम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा विंग 09 के दिन वांग जी को लेकर वहाँ से ब्राइडल शोरूम में चले जाता है। जिस चीज़ को देखकर वांग जी शौक होते हुए विंग की ओर देखकर कहता है, का मतलब क्या हम लोग यहाँ पर शादी करने वाले हैं। जिस चीज़ को सुनकर विंग कहता है, हाँ हम लोग यहाँ पर शादी करेंगे, क्योंकि रोम को सबसे रोमांटिक प्लेस का दर्जा मिला है। जिस चीज़ को सुनकर वांग जी भी खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है न्यू ईयर के दिन हमारे प्यारे सियान वांग अपनी ज़िंदगी का नई शुरुआत करते हुए एक दूसरे को अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, वो भी एक चर्च पर। उन दोनों ने अपने शादी को क्रिश्चियन रिचुअल से कंप्लीट किया। के बाद वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट रोम के एक 5 स्टार होटल में बिताते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने सेंसेस के थ्रू एक दूसरे को अडोर करते हैं और प्यार करते हैं। तो ये था मेरी कहानी एक ब्लाइंड ओमेगा की, जिसने अपना पूरा ज़िंदगी शैडोज़ में बिताया था, लेकिन जब उसके लाइफ में एक ट्रू अल्फा का एंट्री होता है तो सब कुछ बदल जाता है। कैसे वो दोनों एक दूसरे को चेरिश करते हैं, कैसे वो दोनों एक दूसरे का वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनते हैं। कुछ मैं अपने स्टोरी के थ्रू आपसे बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आप लोगों को सच में ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड बाय द वे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी का ये नया साल सबसे अच्छा जाए और जिस नई चीज़ों का आप शुरुआत करना चाह रहे हैं उसे अच्छे से करें। तो गुड नाइट, बाय बाय।